नमस्कार, मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। एक बार फिर अफगानिस्तान पर तालिबान की फौज का दबदबा बढ़ता जा रहा है। अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज की विदाई का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे भारत की चिंता भी बढ़ती जा रही है। तालिबान अफगानिस्तान में शरिया कानून लागू करने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते प्रभाव ने भारत के सामने नई राजनयिक और सामरिक चुनौतियां खड़ी की है। पिछले 2 दशक में भारत ने अफगानिस्तान में हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। सामरिक दृष्टि से मध्य एशिया की राजनीति में अफगानिस्तान का अपना महत्व है। केवल भारत ही नहीं, अफगानिस्तान की सीमा से सटे ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान की में भी अफगानिस्तान के बढ़ते तालिबान प्रभाव के बाद अपनी रणनीति को बदलना शुरू किया है या फिर से उस पर विचार करना शुरू कर दिया है। आज हम चर्चा करेंगे कि अफगानिस्तान के तालिबानीकरण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अफगानिस्तान को लेकर भारत को रणनीति बदलनी चाहिए या जो रणनीति अभी चल रही है वो रणनीति सही दिशा में है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और हम अपने एक्सपर्ट से यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या तालिबान ही अफगानिस्तान का भविष्य है या वहां फिर से लोकशाही बहाल होने की उम्मीद कोई बची हुई है। इस पर हम चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट के बाद अपने मेहमानों के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पिछले काफी समय से अफगानिस्तान में तालिबानियों और अफगान सेना के बीच चल रहे संघर्ष के कारण उस क्षेत्र में अशांति का माहौल कायम है, जिसे लेकर भारत की चिंता स्वाभाविक है। तालिबान का दावा है कि उसके 80,000 लड़ाकों ने 20 राज्यों के 421 जिलों में 350 जिलों पर कब्जा कर लिया है। और तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ये कहकर उत्साह बढ़ा रहे हैं कि जिहाद इबादत है। लेकिन भारत वहां की स्थिति को लेकर काफी चिंतित है और उसकी चिंता सिर्फ पड़ोसी के नाते ही नहीं है। पिछले 20 वर्षों में भारत ने अफगान सरकार से सहयोग का रिश्ता बनाकर $3 अरब से अधिक का निवेश किया है। अफगानिस्तान में ऊर्जा संयंत्र, बांध का निर्माण, राजमार्ग के निर्माण, स्कूल, भवन, संसद भवन के निर्माण में भारत ने अहम भूमिका निभाई है। अफगानिस्तान के सैनिकों को ट्रेनिंग समेत अन्य तमाम सुविधाएं प्रदान की है। सड़क और रेल लाइन बिछाकर भारत की योजना मध्य एशिया तक व्यापार करने की है। गैस पाइपलाइन जैसी तमाम योजनाओं को करारा झटका लगने का खतरा दिखाई दे रहा है। ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में शंघाई सहयोग संगठन SCO की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने तालिबान को हिंसा के रास्ते से सत्ता पाने की कोशिश के लिए चेताया है और कहा है कि अफगानिस्तान के संघर्ष को राजनीतिक बातचीत के जरिए सुलझाया जाना चाहिए। भारत के सामने तालिबान में अस्थिरता फैलाने के बाद आतंकवाद, उग्रवाद, अलगाववाद फैलने का खतरा है। भारत तालिबानी शासन के दौरान हुए कंधार विमान हाईजैक को नहीं भूला है। खुफिया जानकारों की माने तो तालिबान के तमाम सैन्य कमांडरों और कई शीर्ष नेताओं को पाकिस्तान से सहायता मिलती है। जानकार मानते हैं कि अगर तालिबान सत्ता पर पूरी तरह काबिज हो गया तो हालात 90 के दशक से भी ज्यादा खराब हो सकते हैं। सुदर्शन न्यूज के लिए करुणेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। जी हाँ, यदि तालिबान का कब्जा पूरी तरीके से अफगानिस्तान पे हो गया तो स्थिति जो है 1990 की जैसे ही हो जाएगी और पूरी तरीके से तालिबान एक तरीके से कब्जा कर ही चुका है। करीब 85% अफगानिस्तान पे तालिबान ने अपना कब्जा घोषित कर रखा है। अब भारत को क्या करना चाहिए, भारत के जो अफगानिस्तान के दूसरे जो पड़ोसी देश हैं उसको क्या करना चाहिए और भारत पे इसका किस तरीके का प्रभाव पड़ेगा, इसके लिए हमारे साथ JK त्रिपाठी जी है, पूर्व राजनयिक है, उनसे हम बात करेंगे, और TPS त्यागी है जो रक्षा मामले के विशेषज्ञ हैं। दोनों हमारे साथ जुड़ गए। सभी दोनों मेहमानों का सबसे पहले स्वागत। और त्रिपाठी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरीके के हालात बनते जा रहे हैं 1990 के बाद से, ये पहला मौका है जब अफगानिस्तान में तालिबान इतना ज़्यादा मजबूती के साथ उभर रहा है। धीरे धीरे बीच बीच में पहले खबर आती थी कि तालिबान यहाँ मजबूत हो गया, वहाँ मजबूत हो गया, लेकिन अब जिस तरीके से खबर आ रही है, भारत ने अपने पूरे राजनीतिक जितने भी राजनयिक थे उनको भारत बुला लिया, वापस अपने देश बुला लिया है और स्थिति वहाँ पर जो है गंभीर होते जा रही है और सामान्य स्थिति नहीं है। आतंकवादियों या तालिबानियों का कब्जा अफगानिस्तान पे हो चुका है। ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है कि भारत के जो कदम है, भारत जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है राजनीतिक दृष्टि से, राजनयिक दृष्टि से मैं पूछ रहा हूँ, जिस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है, क्या आपको लगता है बिल्कुल सही कदम है और भारत को इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए?
देखिए मुकेश जी, ऐसा है कि भारत की विदेश नीति जो थी जी और ख़ास तौर से अफ़गानिस्तान के प्रति वो अभी तक बहुत ठीक रही है। जी हालाँकि कभी-कभी कोर्स करेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। विदेश नीति एक ही होती है जी क्योंकि वो राष्ट्रीय हित पर निर्भर करती है और लोकतंत्र में राष्ट्रीय हित जल्दी-जल्दी बदलते नहीं हैं। बिल्कुल लेकिन फिर भी उसके जो टूल्स, उसके जो उपकरण होते हैं वो कोर्स करेक्शन के दौरान बदले जाते हैं जी और यही अफ़गानिस्तान में हो रहा है। आपने देखा कि अभी तक पिछले 20 सालों से हम तालिबान की सख्त खिलाफत कर रहे थे पूरी तरह से, अब बिल्कुल भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारा सैद्धांतिक रूप से ये मानना है कि कोई भी देश या कोई भी संगठन अगर आतंकवाद पर आधारित है तो हम उसकी खिलाफत करेंगे। बिल्कुल लेकिन अब स्थिति यह है कि तालिबान में हमारे निवेश और हमारे हित जो हैं वो खतरे में पड़ गए हैं, बिल्कुल क्योंकि $3 अरब से ज़्यादा का निवेश हमने 39 परियोजनाओं पे किया है, जैसा कि आप भी बता रहे थे जी और वो सारी परियोजनाएं खतरे में पड़ सकती हैं। तो इसीलिए जो ये खबरें आ रही हैं कि हम तालिबान से भी पर्दे के पीछे बात कर रहे हैं, जी मेरे ख्याल से ये करनी चाहिए, बिल्कुल क्योंकि डिप्लोमेसी में कोई आपका परमानेंट दोस्त या परमानेंट दुश्मन नहीं होता। बिल्कुल कल को अगर तालिबान आ जाए तो हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हमारे हित या हमारी जो निवेश हैं वो खतरे में न पड़े, क्योंकि वैसे भी हमारे निवेश जो हैं या हमारी वहाँ उपस्थिति जो है वो ज़्यादातर, बल्कि पूरी तरह से वहाँ विकास कार्यों के लिए, देश के विकास के लिए है। बिल्कुल उसमें तालिबान से या अफगानिस्तान सरकार से कुछ नहीं लेना देना है। बिल्कुल हाँ, अभी अफगानिस्तान सरकार ने हमें कहा है कि हम मिलिट्री की मदद दें, हम ट्रेनिंग दे रहे हैं उनको, लेकिन मिलिट्री की मदद दें वो अभी हमने स्वीकार नहीं किया और मेरे ख्याल से हमें करना भी नहीं चाहिए जी तो अब जो जैसे डॉक्टर जयशंकर ने कहा है, बहुत सही उन्होंने कहा है कि हमें ये दुशानबे में कि हमें ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि एक स्वतंत्र, निरपेक्ष, एकीकृत, लोकतांत्रिक और समृद्ध अफगानिस्तान बने, और इसके लिए हमें हिंसा छोड़नी पड़ेगी। हिंसा और टेररिस्ट एक्टिविटीज छोड़ करके उसको बातचीत के माध्यम से समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा। और तीसरी चीज उन्होंने सबसे जो अच्छी कही है वो ये है कि पड़ोसियों को भी इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि पड़ोसी उनके सुरक्षित हों, पड़ोसी उनके थ्रेट में या धमकी में, बिल्कुल उनकी धमकी में न पड़े। लोकतांत्रिक व्यवस्था सभी पड़ोसी आस पड़ोस के देश में भी हो, मध्य एशिया के सभी देशों में अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी तो सभी को इसका फायदा होगा, भारत को भी फायदा होगा और अफगानिस्तान को, और जो दूसरे तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान है उनको भी इसका फायदा होगा। त्यागी जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि भारत में जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वहाँ पर वो तो खतरे में है और उसके लिए जो भी प्रयास किए जाने चाहिए वो प्रयास भारत सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। पाकिस्तान और चीन भी इस स्थिति को देख रहा है और ये भी जान रहा है, और कहीं ना कहीं तालिबान को अगर वहाँ पर बढ़ावा मिला है तो इसमें कहीं ना कहीं चीन और पाकिस्तान का हाथ ही माना जा रहा है। क्या आपको लगता है कि ऐसी स्थिति में भारत की जो स्थिति है और पाकिस्तान की जो स्थिति है, क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान में बदले राजनीतिक हालात या जिस तरीके से दबदबा बढ़ रहा है तालिबान का, उसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर सकता है? जी सही कह रहे हैं आप जी। ऐसा सोच रहा है पाकिस्तान कि अमेरिका 20 साल के बाद एक शर्मनाक स्थिति में कायरों की तरह से अफगानिस्तान से चला गया, तो पाकिस्तान ने ये मान लिया कि ये उसके लिए एक अवसर है, परंतु ये गलत है। इसमें कई सारी बातें हैं। अगर तालिबान का राज अफगानिस्तान में आता है तो कम से कम 20-25 लाख अफगानिस्तानी पाकिस्तान में चले आएंगे, और जो पठान है, आफ्टर ऑल जो तालिबानी है वो सब पठान है, और पठान किसी की हुकूमत बर्दाश्त नहीं करते, यानी कि ये पाकिस्तान के लिए भी एक खतरा बन जाएगा। पाकिस्तान ये सोच रहा है कि मैं, तालिबान का जन्म तो खैर पाकिस्तान में ही हुआ, लेकिन पाकिस्तान अब ये सोचता है शायद कि तालिबान का कब्जा होने के बाद मैं किसी तरह से उनको उकसाऊंगा कि वो उइगर मुसलमानों में जो चीन में है उनमें जिहादी प्रवृत्ति पैदा करे। हालांकि तालिबान ने चीन को ये कहा है कि आप आइए अफगानिस्तान में, आप निवेश कीजिए, हम आपके वर्कर्स को सुरक्षा देंगे।
लेकिन चीन को इस पर भरोसा नहीं। चीन ये चाहता है कि हाँ, अगर ये हो जाता है तो मैं अपना निवेश करके जो मेरा BRI प्रोजेक्ट है, जैसे मैंने CPEC पाकिस्तान में बनाया, उसी तरह अफगानिस्तान में भी बनाऊं और इस पे कब्जा कर लूं। लेकिन ये दोनों चीजें विरोधाभासी हैं। पहला तो पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान को अगर तालिबान ये सोच रहा है कि तालिबान पाकिस्तान के साथ रहेगा, ऐसा गलत है। पाकिस्तान के कम से कम 11 सैनिक मार दिए गए अभी खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक तालिबान ने, और बलूचिस्तान के अंदर भी कई घटनाओं के अंदर पाकिस्तान के बहुत सैनिक मारे गए। तो लिहाजा पाकिस्तान इन तालिबानियों के साथ खुश नहीं रहेगा, उसका सोचना गलत है। और सिमिलरली अगर चीन ये सोच रहा है कि मैं तालिबान के ऊपर यकीन कर लूं और मैं वहां निवेश कर लूं और तालिबान मेरे वर्कर्स को सुरक्षा देंगे, तो वो भी गलत है। बिल्कुल। एक सवाल ये उठता है कि अगर हिंदुस्तान के लिए ये प्रॉब्लम है, हिंदुस्तान के लिए प्रॉब्लम इसलिए बढ़ती है कि जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा ने अपने बहुत सारे आतंकियों को तालिबान के साथ भेज दिया है, उनके साथ मिलवा दिया है, और वो ये सोच रहे हैं कि हम सब तालिबान के साथ मिलकर अब कश्मीर में और ज्यादा आतंक फैलाएंगे। ये भारत के लिए चिंता का विषय है। जी, यही सवाल मैं पूछ रहा था कि जिस तरीके से लश्कर-ए-तैयबा या जैश-ए-मोहम्मद और ISIS की अगर बात करें तो ये सारे मिलकर जिस तरीके से भारत में आतंक का एक जाल बिछा रहे हैं और उनके ऑपरेटिव्स हैं वहाँ से ऑपरेट हो रहे हैं, तालिबान से, अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये जो परिस्थिति बदली है और वहाँ जो दबदबा बढ़ा है, तो इसका आतंकवादी गतिविधि जो भारत में पहले से ही चला आ रहा था और पाकिस्तान इसको ऑपरेट कर रहा था और अफगानिस्तान से भी इसके लिंक थे, क्या लगता है इसमें इजाफा होगा और भारत की मुश्किलें और बढ़ेगी इस फ्रंट पे? ये तो दिखाई दे रहा है कि भारत की मुश्किलें शॉर्ट टर्म में, यानी कि कुछ समय के लिए बढ़ेंगी, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि ये तालिबान और पाकिस्तान आपस में उलझ जाएंगे, लेकिन हाँ, फिलहाल ये आतंकी गतिविधियां बढ़ने का अंदेशा हमको लगता है कि ये और लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद ये सब अपने आतंकी जो हैं उनको कश्मीर में या हिंदुस्तान के और हिस्सों में भेजने का प्रयास करेंगे। कई सारे मॉड्यूल पकड़े भी गए हैं। दरअसल में दिक्कत इस बात की है कि अभी अल-कायदा के 7 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अल-कायदा का हिंदुस्तान में नामो निशान नहीं था, लेकिन अब अल-कायदा के फुटप्रिंट सब जगह पाए गए हैं। और दुख की बात यह है कि अल-कायदा के लिंक तालिबान से है। यद्यपि तालिबान ने अमेरिका के साथ ये समझौता किया था कि हम अल-कायदा को अफगानिस्तान में नहीं उभरने देंगे, लेकिन एग्रीमेंट क्या है? एग्रीमेंट तो किए ही तोड़ने के लिए जाते हैं। तो अल-कायदा का हिंदुस्तान में पाया जाना तालिबान का लिंक प्रदर्शित करता है, और सिमिलरली अल-कायदा का रोहिंग्या मुसलमानों के साथ में कनेक्शन पाया जाना एक दूसरा खतरा है। तो ये सब खतरे कंपाउंड होके शॉर्ट टर्म में हिंदुस्तान के लिए चिंता का विषय है। वी हैव टू रिमेन वेरी वेरी केयरफुल। बिल्कुल त्रिपाठी जी, ये जो पहले जो अभी जो भारत बात कर रहा है अफगानिस्तान या तालिबान के गुटों से, कमांडर जो वहाँ के सबसे प्रभावशाली कमांडर हैं उनसे भारत की पर्दे के पीछे बातचीत हो रही है, जैसा कि आपने भी बताया और ये सबको पता है कि पर्दे के पीछे से इसको औपचारिक भी नहीं किया जा रहा है। लेकिन मेरा आपसे सवाल है कि क्या अगर तालिबान वहाँ पर इतना मजबूत है, 85% अफगानिस्तान पे उसका कब्जा हो गया है और सरकार वहाँ पर नाम मात्र की रह गई है, ऐसे में यदि अफगानिस्तान में शरिया कानून, जैसा कि वो सपोर्टर हैं जो तालिबानी और शरिया कानून लागू करना चाहते हैं, शरिया कानून को मानने वाला कोई गुट अगर पूरे देश पे राज करता है, तो क्या उससे भारत को अपने राजनयिक संबंध रखने चाहिए या नहीं रखने चाहिए? देखिए, पहली चीज तो मुकेश जी मैं ये कहूँगा, मैं कर्नल त्यागी से पूरी तरह सहमत हूँ कि पाकिस्तान के लिए भी अफगानिस्तान एक समस्या है और अभी रहेगा जी। और आप जैसे कह रहे हैं कि अगर शरिया कानून लागू करता है, एक तो चीज मैं और करेक्शन कर दूं कि जैसे ये आम तौर पे माना जा रहा है कि अफगानिस्तान का 85% से ज्यादा क्षेत्र पे कब्जा हो चुका है और किसी भी वक्त वो पूरी तरह कब्जे में आ जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये तालिबान का कब्जा अफगानिस्तान पे परमानेंट या लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आप अभी देखिए अफगानिस्तान के तालिबान के खिलाफ
उज्बेक, ताजिक और हजारा फाइटर्स इकट्ठा हो गए हैं, जी जो कि आपको पता होगा कि जैसे हेरात में ताजिक नेता इस्माइल खान और वहाँ पे उज्बेक साज नेता खान, हाँ। जो हैं अब्दुल रशीद दोस्तम, हाँ अत्ता मोहम्मद नूर, ये सब मिल करके इन्होंने अपनी अपनी आर्मी बना ली है और ये तालिबान के खिलाफ है। इतना ही नहीं, तालिबान में इंटरनली भी समस्याएं हैं और इंटरनली भी डिस्कशंस, वो डिफरेंसेस और फिशर्स हैं। आप देखिए कि क्वेटा सूरा जो है, क्वेटा में जो इनकी तालिबान की जो पार्लियामेंट है, उसके खुद के डिफरेंसेस तालिबान की नहीं, लीडरशिप ठीक है, वो उनका इंटरनल मामला है, लेकिन नहीं, मेरा कहना है कि अगर मान लीजिए वहाँ जी। तालिबान का शासन हो जाता है, जैसे नेपाल जी। में भी जिस माओवाद को हम लोगों ने भारत में जी। बैन किया हुआ है, माओवाद की जब नेपाल में सरकार आई थी तो भारत के साथ उसके संबंध थे। तो क्या जिस तरीके से अभी तालिबान चल रहा है अफगानिस्तान में, तो अफगानिस्तान में अगर तालिबान का शासन हो जाता है तो हमें राजनयिक संबंध रखने चाहिए या वो रखना हमारी मजबूरी होगी? नहीं, देखिए, मजबूरी नहीं है, लेकिन राजनयिक संबंध इतनी जल्दी खत्म नहीं किए जाते। जी स्केल डाउन किया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता। आपने देखा होगा कि इतने सारे आतंकी घटनाओं के जिम्मेदार होने के बावजूद पाकिस्तान के साथ हमने संबंध रखे हैं, हमने उसको स्केल डाउन किया है, बिल्कुल हाई कमीशन हटा लिया है, हमने शार्ड अफेयर के तौर पे ही वहाँ पर ऑफिसर इंचार्ज है, बिल्कुल। तो स्केल डाउन करेंगे। और आप देखिए कितने और भी इस्लामिक कंट्रीज हैं जो कट्टर हैं, बिल्कुल, लेकिन हमने वहाँ पर संबंध रखे हैं। तो संबंध तो नहीं तोड़े जाने चाहिए, क्योंकि इससे दो चीजें होती, संबंध रखने से आपको हमारे दूतावास के जरिए सही स्थिति का आकलन पता लगता बिल्कुल, है एक कम्युनिकेशन कि बने क्या रहना हो रहा चाहिए, है, क्या नहीं हो रहा है। बिल्कुल, तो ये तो रखने चाहिए। हाँ, ये जो मैंने कहा कि कोर्स करेक्शन होना चाहिए। अगर अफगानिस्तान सत्ता में आता है और ये संभावना बनती है कि ज़्यादा समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए आएगा, उसी को ध्यान में रखते हुए हमें तालिबान से इस तरह से बात करनी चाहिए कि हम आपके पॉलिटिकल डिफरेंसेस या आइडियोलॉजी में नहीं जाएंगे, बिल्कुल, हम सिर्फ वहाँ विकास कार्य कर रहे हैं, उसको आप परमिट करेंगे तो हम करेंगे। और दूसरी चीज़ ये है इसमें कि पाकिस्तान को खुद ही तालिबान की वहाँ की जीत से खतरा है, बिल्कुल, इसलिए कि तालिबान ने कई बार कहा है कि वो कट्टर इस्लामाइजेशन करेगा। और तालिबान की का ही एक गुट जो है, जिसको आप कहते हैं TTP, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में है, उसी ने देखिए ये 12 या 11 स्काउट्स का वहाँ मर्डर किया है। और ये कहा जाता है कि उन्हीं का हाथ है बलूचिस्तान में जो बम में विस्फोट हुआ बस में, जिसमें चीनी मारे गए थे। तालिबान ने चीन को साफ साफ कहा है कि हम आपको उइगुर मुसलमानों के ऊपर अत्याचार नहीं करने देंगे। साथ ही साथ पाकिस्तान का जो पश्चिमी दोस्त है तुर्की नाटो का सदस्य होने की वजह से तुर्की ने यह कहा कि हम वहाँ के पाकिस्तान के हवाई अड्डों की रक्षा करेंगे। और तालिबान ने तुरंत घुड़की दे दी तुर्की को कि आप अगर यहाँ पर इंटरवीन करेंगे तो ये आपके फेवर में अच्छा नहीं होगा। पाकिस्तान को तो है, अब तालिबान को देखिए, ये चीज़ समझना चाहिए, तालिबान को पाकिस्तान ने पैदा किया था, जिसमें अमेरिका ने मिडवाइफ का रोल निभाया था, बिल्कुल। और अब वो तालिबान एक तरह से भस्मासुर हो गया है पाकिस्तान के लिए, बिल्कुल। अगर अफगानिस्तान पे कब्जा होता है तो पाकिस्तान क्या, मुझे तो लगता है अमेरिका के लिए भी इसको पैदा करने में अमेरिका का भी हाथ है। हाँ, तालिबान अगर तालिबान का अफगानिस्तान पे कब्जा होता है तो ये निश्चित मानिए कि उसके बाद पाकिस्तान में भी डिस्टर्बेंसेस बढ़ेंगे। तालिबान पाकिस्तान को स्थिर नहीं रहने देगा। एक चीज मैं त्रिपाठी जी आपसे और त्यागी जी मैं आप दोनों से जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से अमेरिकी सेना जो है वापस जा रही है, और अमेरिकी सेना जब वापस जा रही थी और तालिबान से जो उनकी बातचीत चल रही थी, तो इस बातचीत से भारत ने अपने आप को दूर रखा था, भारत किसी भी तरीके से इस बातचीत में शामिल नहीं था। क्या आपको लगता है कि भारत को भी इसमें शामिल रहना चाहिए था या नज़र रखना चाहिए कि या ये केवल दोनों के बीच का अफेयर था? क्योंकि अभी जो भी हो रहा है ये पाकिस्तान, माफ़ कीजिए, तालिबान और अमेरिका के बीच का, लेकिन अमेरिकी सैनिक अगर अफगानिस्तान से बाहर जाते हैं, इसका असर तो भारत पे भी पड़ेगा, जो तजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, इन पे भी पड़ेगा। तो ये डिसीजन अमेरिका को अकेले नहीं लेना चाहिए, क्या आपको लगता है? नहीं, इसका असर तो पड़ेगा, लेकिन अमेरिका के सामने मजबूरी थी इसका डिसीजन लेने का, क्योंकि 20 साल में अमेरिका ने 2,16,000 करोड़ डॉलर की राशि अफगानिस्तान पे वो की है।
जो एक तरह से जाया हुई है। 4,500 अमेरिकी और नाटो सैनिक हताहत हुए हैं। 20 लाख से ज्यादा अफगानी मारे गए, भागे हैं छोड़ करके। 66,000 जो हैं वो अफगानी सैनिक। मतलब अमेरिका की जो अपनी आंतरिक स्थिति है और वहां पर जो राजनीतिक विरोध हो रहा था, इसका बिल्कुल इसके कारण उनको ये डिसीजन लेना पड़ा। मजबूरी भी थी कि अमेरिकी जनता ये कहती रही है कि अमेरिकी सैनिक विदेशों में अपनी जान गंवाने के लिए नहीं है, और ये ओबामा के टाइम में ही ये निर्णय हुआ था कि अमेरिका हटेगा, लेकिन कुछ कारणों से ये हो नहीं पाया। और इसीलिए आपने देखा तालिबान के साथ जो दोहा समझौता हुआ है वो पूरी तरह से एक पक्षीय है। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि अमेरिका ने ये कहा है, वो समझौते में यह है कि तालिबान अमेरिकी सेनाओं के रहते हैं अमेरिकी सेनाओं पर आक्रमण नहीं करेगा। हाँ। इसका मतलब दूसरों पर रहमत कर सकता है। बिल्कुल। एक चीज़ और भी है, जो अफगानिस्तान में अभी जो हिंदू रह रहे हैं वहाँ पे करीब 2 लाख से ज़्यादा हिंदू, सिख और जैन और बौद्ध वहाँ पे हैं। क्या ये जो डेवलपमेंट हुआ है, अभी तालिबान का प्रभाव बढ़ा है, उनकी सुरक्षा पे कितना खतरा आप मानते हैं? या आपको लगता है कि इस समस्या के बाद जो शरणार्थी की जो समस्या है, जो अफ़गानिस्तान से भाग करके शरण लेने के लिए आते हैं, क्या ये भारत भी आ सकते हैं? तो भारत ने तो पहले ही CAA लागू किया हुआ है कि हम आपको यहाँ पर सिटीजनशिप देंगे। क्या आपको लगता है कि सभी के सभी तो नहीं आएंगे, लेकिन जो लोग वहाँ पे हैं उनकी सुरक्षा की क्या गारंटी है? क्या भारत को इस दिशा में भी सोचना चाहिए? नहीं, मुझे लगता है कि कुछ ही लोग आएंगे, ज्यादा लोग नहीं आएंगे। और कुछ ही लोग इसलिए आएंगे कि एक बार स्थायी सरकार अगर मान लिया तालिबान की बन जाती है, जिस पे मुझे अभी भी शंका है, तो उनके लिए जरूरी होगा तालिबान में शिक्षा की और समृद्धि की इतनी कमी है कि ये जरूरी हो जाएगा कि जो लोग एक्सपर्ट्स हों, जो लोग बिजनेस में हो, जो लोग शिक्षित हों, वो तालिबान के विकास में योग दें। तो अफगानिस्तान की सरकार उनको ऐसे नहीं भगाएगी। हाँ, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लागू कर सकती है, लेकिन अगर वो आते हैं, जो नागरिक आते हैं अफगानिस्तान के यहाँ पर, तो सर्टेनली हमें CAA के तहत या अपनी नीति के तहत उनको यहाँ पे हमें शरण देनी पड़ेगी, क्योंकि हिंदुस्तानी ओरिजिन के हैं। बिल्कुल। तो क्या आपको लगता है कि ये स्थिति अगर तालिबान पूरी तरीके से कब्जा कर लेता है, जैसा कि लग रहा है, तो ये आप कह रहे हैं कि लंबे समय तक ये स्थिति नहीं रहेगा? मान लीजिए लंबे समय तक नहीं रहे, अगर तालिबान अभी तो एक आतंकवादी गुट के रूप में दुनिया के सामने है, लेकिन अगर वो वहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपना लेता है, जैसा कि नेपाल में माओवाद ने किया, तो क्या आपको लगता है ये एक्सेप्टेबल पोजीशन होगी भारत के लिए भी और दूसरे देशों के लिए? और तब वहाँ जो भारत के नागरिक, जो भारतीय मूल के लोग रह रहे हैं या जो हिंदू रह रहे हैं, तब वहाँ पे सुरक्षित होंगे ज़्यादा? और दुनिया को यही प्रयास करना चाहिए, ख़ासतौर पे अगर जो WHO, माफ़ कीजिएगा, ये यूनाइटेड नेशन जो है, यूनाइटेड नेशन को इस तरीके के प्रयास करने चाहिए कि वहाँ पर अगर तालिबान वहाँ पर प्रभावी है, तालिबान अगर वहाँ पर शक्तिशाली है, तो उन्हीं को लोकशाही की तरफ आगे बढ़ाया जाए। जी सर, मैं इस बात का, ये एक इमेजिनरी कंसेप्शन है कि तालिबान लोकतांत्रिक हो जाएगा। ये ऐसे है जैसे कुत्ते की पूंछ को सीधा करना। क्या आप उनकी मेंटेलिटी को बदल सकते हैं? नंबर 1। नंबर 2, ये उम्मीद करना कि तालिबान का कब्जा हो गया है। अभी हम सब कह रहे हैं, इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे जिले हैं, बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पे तालिबान ने कब्जा किया और उसके बाद फिर अफगान के सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसे हटा दिया। तालिबान की संख्या करीब 75 से 80 हजार है और जो सुरक्षा बलों की संख्या अफगानिस्तान में है वो करीब 3.5 लाख है। लिहाजा ये उम्मीद कर लेना कि काबुल के ऊपर जाके वो कब्जा कर लेंगे 100%, और अगर कर भी लिया तो वो स्थायी रहेगा, ऐसा नहीं है। और ये जो अपने हिंदुओं वाली बात कही कि जो वह हिंदू है, क्या उन्हें वापस आ जाना चाहिए? कुछ लोग हैं जो डरपोक होते हैं, जैसे अमेरिका है। अगर अमेरिका भागा ना होता, अगर अमेरिका जैसे भागा है अचानक बरगाम के एयरफील्ड को छोड़ के, तो बाकी लोग हतोत्साहित ना होते। बाकी लोगों ने अपनी वहां पे जो एम्बेसडर्स हैं उनको वापस ना बुलाया होता, कंसुलेट बंद ना किए होते। तो ये जैसे एक दफे हतोत्साहित यानी कि हार की भावना पैदा हुई तो एकदम बढ़ने लगती है, ऐसे ही जीत की भावना हुई तो एकदम बढ़ने लगती है। लेकिन ये सर टेम्परेरी इफेक्ट होते हैं। मुझे नहीं लगता कि तालिबान का कब्जा होगा। और
और अगर तालिबान का कब्जा होता भी है तो बिल्कुल सही कह रहे हैं पूर्व राजनयिक कि किसी भी देश को अपने इंटरेस्ट को पहले ख्याल में रखना चाहिए। बात करने में किसी से कोई ऐतराज नहीं है। क्या हम पाकिस्तान से बात नहीं कर रहे? खूब जानते हैं कि आतंकवाद वहां से आता है, लेकिन पाकिस्तान को अभी तक हमने अपने राजनयिक संबंध तोड़े नहीं हैं, संबंध वहां से खत्म नहीं किए हैं। बिल्कुल। तो बिल्कुल हतोत्साहित हो जाना और ये सोच लेना कि कौन सी ऐसी कंट्री है जहां पे रिच ह्यूमन रिसोर्स को धकेल दिया जाएगा। वहां के जो लोग जो हिंदू अफगानिस्तान में हैं वो वहां पे बुलाए गए हैं, वो वहां पे काम कर रहे हैं, बुलाए गए हैं। और अभी स्थिति ऐसी नहीं है कि वो वहां से छोड़ करके आना पड़े। वहां पर अगर वो उसी उत्साह और उसी वीरता के साथ वहाँ पर रहते हैं और मुकाबला करते हैं तो वहाँ पर उनको कोई खतरा नहीं है। और जैसा कि हमारे दोनों एक्सपर्ट कह रहे थे कि अभी स्थिति ऐसी नहीं है कि तालिबान पूरी तरीके से कब्जा कर लिया हो और अभी वहाँ से लोकतंत्र खत्म हो गया हो। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए त्यागी जी आपका और त्रिपाठी जी आपका, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े और अपनी बात हमारे दर्शकों के सामने आपने साझा किया। तो अभी अफगानिस्तान में जो स्थिति है उस स्थिति पर सबकी नज़र है और तालिबान जिस तरीके से अपना प्रभाव वहां पर बढ़ा रहा है उससे भारत की ही नहीं बल्कि अफगानिस्तान के जो दूसरे पड़ोसी राज्य हैं उनकी भी चिंताएं बढ़ी हुई। लेकिन दुनिया की नज़र अफगानिस्तान पे है। कुछ भी वहां पर ऐसा अगर हुआ जिसमें दूसरी शक्तियां, विश्व की दूसरी शक्तियों को इंटरफेयर करना पड़े तो मुझे लगता है कि उसमें भी किसी को गुरेज नहीं होगा। फिलहाल लोगों की नज़र अभी अफगानिस्तान पे बनी हुई है और भारत फूंक फूंक के कदम रख रहा है क्योंकि वहाँ पर 2 लाख हिंदू हैं और 2 लाख भारतवासी हैं जिनकी रक्षा और सुरक्षा करना भी हमारी जिम्मेदारी है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।